हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एएस ट्यूटोरियल्स। ये है आपकी हिस्ट्री की क्लास। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से ब्रिटिशर्स और जो बंगाल के गवर्नर्स थे, जो बंगाल के ज़मींदार थे, उनके बीच में क्या थे, कन्फ्लिक्ट्स थे। क्यों कन्फ्लिक्ट्स थे? क्योंकि औरंगज़ेब से ब्रिटिशर्स ने एक फरमान इशू करा लिया था कि उनको टैक्स फ्री, ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की परमिशन औरंगज़ेब ने दी थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इसका फ़ायदा उठाते थे। वो अपनी और अपने पर्सनल लोगों की भी जो पर्सनल शॉपिंग होती है उसको भी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से करते थे ताकि उनको टैक्स ना देना पड़े। अब इससे क्या हो रहा था, बंगाल का जो खजाना था, जो बंगाल के जो सरकार के पास जो टैक्स से जो है इनकम आती है, जिसकी वजह से जिसके साथ सरकार जो है लोगों पे खर्चा करती है, वो कम होता जा रहा था, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि औरंगज़ेब जैसे ही मरा, औरंगज़ेब के मरने के बाद ही जो बंगाल के ज़मींदार और गवर्नर्स थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स पे तरह तरह के इम्प्लीकेशंस लगाने चालू कर दिए कि आप लोग को ये करना है, पुराना टैक्स देना है, नया आपको ड्यूटी फ्री नहीं करेंगे। मतलब सारे उनके राइट्स और सारे उनके जो भी स्पेशल पावर्स थे, परमिशंस थे, सब कैंसिल कर दिए, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जब नहीं माने तो उन्होंने लेट किया बैटल ऑफ प्लासी में। मतलब ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ प्लासी में कहा कि अब आप लोग नहीं मान रहे हो न, क्योंकि ना ब्रिटिशर्स मान रहे थे, वो बोलते थे कि नहीं, हम टैक्स फ्री ट्रेड ही करेंगे क्योंकि हर जगह बहुत ही लोचा हो गया है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमें टैक्स ट्रेड करने में। और ना ही वो रूलर्स मानते थे बंगाल की, क्योंकि भाई उनका खजाना खाली हुआ था और ब्रिटिशर्स इसका गलत फ़ायदा उठा रहे थे। और क्योंकि औरंगज़ेब मर गया तो बंगाल के जो जमींदार और गवर्नर्स थे, उनका यही कहना था कि औरंगज़ेब के मरने के साथ ही उसने जो फरमान इशू किया था कि ब्रिटिशर्स को टैक्स फ्री ट्रेड करने का राइट मिलता है, वो भी खत्म हो गया था। ओके, तो हम लोग देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि प्लासी नाम कैसे पड़ा, आपको पता है, तो आपकी बुक में ही इसका आंसर दिया हुआ है। प्लासी इज एन एंग्लिसाइज्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ Palash, and the place derives its name from the Palash trees, known for its beautiful red flowers that yield gulal, the powder used to the festival of Holi। पलाश के पेड़ होते हैं, पलाश एक बहुत बड़ा सा पेड़ होता है, उसमें लाल लाल फूल उगते हैं जिनको बोलते हैं गुलाल। और ये यूज किया जाता है होली में। वो गुलाल बनाता है ना, हम लोग होली में जो अबीर बनाते हैं, गुलाल बनाते हैं, उसमें पहले बनता था, अब तो सब केमिकल्स के बन रहे हैं, अब तो सब पाउडर बन रहा है। लेकिन मतलब पलाश, प्लासी नाम पड़ा पलासी से। और पलाशी क्या था, पलाश के पेड़ बहुत सारे, जहाँ पे बैटल हुआ था वहाँ पे पलाश के बहुत सारे पेड़ थे, इस वजह से उसका नाम पड़ गया प्लासी। अब ये बैटल किसके किसके बीच हुआ, तो आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। व्हेन अलीवर्दी खान डाइड इन 1756। अब अलीवर्दी खान कौन था, तो याद होगा मैंने आपको नोट्स बनाने को कहा था कि जो मैं भी बोल रहा हूँ आपको उसको लिखना है नोटबुक में साइड टू साइड। तो अगर आपने लिखा होगा तो मैंने आपको बोला था नवाब ऑफ बंगाल की आपको लिस्ट बनानी थी, जिसमें सबसे पहले आते थे नवाब ऑफ बंगाल में, अगर आपको याद हो तो मुर्शीद कुली खान, उसके बाद आए थे अलीवर्दी खान, और लास्ट में थे सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। तो मैंने 3 नवाब ऑफ बंगाल के आपको नाम लिखने को बोले थे, अगर आपने लिखा होगा तो आपको याद होगा। अलीवर्दी खान जब 1756 में मर गए तो सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल बना, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशंस एंड अदर प्रिविलेजेस। कंपनी क्या चाहती थी, कंपनी चाहती थी कि उसकी पावर बनी रहे और जो रूलर आए, मतलब अलीवर्दी खान के बाद जो राजा बने, वो पपेट, पपेट मतलब देखा है ना, वो क्या बोलते हैं, शो होता है ना जिसमें हाथ में धागा बांध के और वो पपेट पपेट शो दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी है, पपेट लिटरली अ टॉय दैट यू कैन मूव विथ स्ट्रिंग्स। धागों से आप उसको मूव कर सकते हो, उसके हाथ पे को पपेट शो होता है ना। द टर्म इज यूज एज डिसअप्रूविंगली टू रेफर टू अ पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि कोई ऐसा रूलर आए जिसको वो कंट्रोल करें और वो आराम से, मतलब विलिंगली, अपने मन से इनको ट्रेड कंसेशंस और सारे प्रिविलेजेस दे दे। तो उन्होंने ट्राई किया, किसने ट्राई किया, ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया, दो विदाउट सक्सेस, टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला's राइवल बिकम द नवाब। तो वही, अब देखो ब्रिटिशर्स की राजनीति थी डिवाइड एंड रूल। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो सिराजुद्दौला का जो दुश्मन था, सिराजुद्दौला का जो राइवल था, उसको हेल्प करने की कोशिश की। उसको क्या किया, ब्रिटिशर्स ने उकसाया कि हम तुम्हारे साथ दे रहे हैं, तुम जाओ और बंगाल पे अटैक करो और सिराजुद्दौला को हरा के तुम नवाब बन जाओ, ऐसा। क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने साथ क्या लेके आए थे, ब्रिटिशर्स अपने साथ तोप लेके आए थे, बंदूकें लेके आए थे, सब कुछ लेके आए थे। और हम लोग अभी भी किससे लड़ते थे, तलवार से, घोड़ों से, हाथियों से, भालों से, इन सबों से लड़ते थे।
and interrogated Sirajuddaulah, asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification and pay the revenues. अब भाई किसी को भी पता चलेगा कि जो कंपनी तुम्हारे यहाँ ट्रेड कर रही है वो तुम्हारे दुश्मन से मिलकर तुमको ही राजा से हटाना चाहती है, तो कोई भी गुस्सा होगा। तो सिराजुद्दौला भी बहुत गुस्सा हुआ। इन्फ्यूरिएटेड मतलब होता है एकदम गुस्से में। बहुत गुस्से में सिराजुद्दौला ने कंपनी को बोला कि आप हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स जो कि हमारे डोमिनियन में है, मतलब जो उतना भी मेरा एरिया है वहाँ के पॉलिटिकल अफेयर्स के बीच में मत पड़िए। स्टॉप मेडलिंग इन दैट, स्टॉप फोर्टिफिकेशन, आप जो गांव पे कब्जा कर रहे हैं, आप जो गांव जा जाके अपने अपने किले बना रहे हैं वो भी बंद कीजिए, और चुपचाप से पे द रेवेन्यू, आप चुपचाप से रेवेन्यू पे कीजिए जितने भी आपके ड्यू हैं। जब सारे के सारे नेगोशिएशन फेल हो गए, मतलब ब्रिटिशर्स नहीं माने, कंपनी बोली हम नहीं पे करेंगे, द नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर्स टू द ईस्ट इंडिया फैक्ट्री एट कासिम बाजार, कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल्स, लॉक्ड द वेयरहाउस, डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन एंड ब्लॉकेडेड इंग्लिश शिप्स। क्या हुआ, जब सारे नेगोशिएशन फेल हो गए तो सिराजुद्दौला जो नवाब था वो 30,000 सोल्जर्स के साथ उसने इंग्लिश की जो ब्रिटेन की एक फैक्ट्री थी, कहाँ पे लगी हुई थी, कासिम बाजार में। तो सबसे पहला हमला जो नवाब ऑफ बंगाल ने किया था ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री में, वो कहाँ किया था, कासिम बाजार में। तो आप इसको भी अपने नोटबुक में जहाँ नोट्स आपने बनाए हैं लास्ट लेक्चर के, उसके नीचे आप ये पॉइंट भी लिख लो कि नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला फर्स्ट अटैक द कासिम बाजार फैक्ट्री ऑफ द ब्रिटिशर्स। वहां पे जाके उसने अटैक किया। फिर क्या किया, ही कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल्स, जो भी कंपनी के ऑफिशियल्स थे उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया। लॉक द वेयरहाउस, कंपनी का जो वेयरहाउस था, कंपनी का जो गोदाम था उसको उसने लॉक कर दिया, कवर कर लिया। डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन, जितने भी इंग्लिशमैन, जितने भी सिपाही कंपनी ने लगा के रखे थे अपनी उस फैक्ट्री पे, उसका उन्होंने क्या किया, उसके सारे हथियार छीन लिए। एंड ब्लॉकेडेड द इंग्लिश शिप्स, क्योंकि कासिम बाजार पोर्ट के पास था तो वहां पर इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स के शिप्स आते थे ब्रिटेन से, जो सामान लेके और माल लेके आते थे, वो सब उन्होंने ब्लॉक करा दिए। उसके बाद क्या हुआ, देन ही मार्च टुवर्ड्स कैलकाटा टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने पहला जो अपना किला बनाया था, पहला जो अपनी फैक्ट्री सेटअप की थी वो कैलकाटा में की थी। इसीलिए कासिम बाजार वाली फैक्ट्री को कवर करने के बाद सिराजुद्दौला किस तरफ बढ़ गया, कैलकाटा वाली फैक्ट्री को कवर करने के लिए, कैलकाटा वाली फैक्ट्री पे कब्जा करने के लिए, वो अटैक करने के लिए कैलकाटा की तरफ जाने लगा। अब क्या हुआ, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ कैलकाटा, जैसे ही कंपनी ने सुना कि कैलकाटा पे अटैक हुआ है, कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, रीइंफोर्स्ड बाय नेवल फ्लीट्स। मद्रास से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मद्रास मतलब चेन्नई से शिप्स के रास्ते रॉबर्ट क्लाइव उनके लीडर थे, उनके साथ उन्होंने एक्स्ट्रा फोर्सेस भेजी। प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशंस विद द नवाब फॉलोड, उसके बाद बहुत ज़्यादा लंबी नेगोशिएशन चली। मतलब कभी नवाब बोलते थे कि हमें ये चाहिए, ब्रिटिशर्स बोलते थे हम ये नहीं देंगे। आप लोग नहीं करते हो मार्केट में मोल भाव करते हो ना, या आपकी मम्मी करती होंगी या आपके पेरेंट्स करते होंगे। कभी आते हो कुछ सामान खरीदने, वो बोलता है नहीं मैम 150 का देंगे, तो आप लोग बोलते हो नहीं नहीं हम तो 100 का ही लेंगे, फिर बोलता है नहीं 130, आप बोलते हो 110, फिर 120 में डील होती है ना। ऐसा होता है, बहुत बार आपने देखा होगा, नेगोशिएशंस करते हैं हम लोग शॉपकीपर्स के साथ, तो यही सेम वही हाल है। यहाँ पे शॉपकीपर कौन है, यहाँ पे शॉपकीपर है सिराजुद्दौला, और ब्रिटिशर्स कौन है, वो है लोग, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ही ट्रेड करनी थी, उनको परमिशन लेनी थी नवाब से, और नवाब उनको परमिशन नहीं दे रहा था। वो बार बार बोल रहा था कि अपना पिछला रेवेन्यू पे करो या फिर पिछले ड्यूज पहले क्लियर करो, तो ब्रिटिशर्स नहीं मान रहे थे। तो देखो कितना हुआ, फाइनली इन 1757, आप देखो यहाँ से अगर मैं स्मॉल करूं तो यहाँ पे देखो, अगर आपको दिख रहा हो, ये देखो अली वर्दी खान 1756 में डाई हुआ और सिराजुद्दौला उस समय पे राजा बना, और एक साल पूरे नेगोशिएशंस और ये वॉरशिप और सब कुछ चला, और फाइनली 1757 में देखो क्या हुआ, लोग नहीं माने, और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया 1757 में, लेट द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट द प्लासी। 1757 में प्लासी के मैदान में दोनों आर्मी एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ कौन था, नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, उसकी आर्मी थी, और दूसरे साइड थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव की फोटो मैंने आपको दिखाई थी, अगर आपको नहीं याद है तो ये देखो, ये है रॉबर्ट क्लाइव।
इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी लड़ी थी, है ना, ये रॉबर्ट क्लाइव। ओके, तो यहाँ पे आपका बैटल ऑफ प्लासी की पहली डिटेल खत्म है। उसके बाद देखो क्या हुआ, वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर क्या था, वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब वॉज दैट द फोर्सेज लेड बाय मीर जाफर, वन ऑफ सिराजुद्दौला कमांडर्स, नेवर फॉट द बैटल। देखो वही हुआ, मैं बोला ना आपको, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, सिराजुद्दौला के राइवल्स और उनके आसपास के लोगों को चढ़ा रहे थे कि मैं आपको राजा बनाऊंगा, आप सिराजुद्दौला को हराओ। तो क्या हुआ, नवाब ऑफ जो बंगाल थे सिराजुद्दौला, वो ये बैटल हार गए थे, बैटल ऑफ प्लासी। किसके, फिर से आप रिवाइज करो, आप अपनी नोटबुक में लिखो, मैं बोल रहा हूँ जो वो पॉइंट आप नोटबुक में नोट करो। ओपन किया नोटबुक, पेन उठाओ और लिखो, इन 1757 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, इन 1757 British East India Company led by Robert Clive fought the Battle of Plassey against Nawab of Bengal सिराजुद्दौला। ठीक है, ये हो गया किसके किसके बीच में और कब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। अब विनर कौन हुआ, तो लिखो द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द बैटल, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द बैटल because the forces led by Mir Jafar, one of सिराजुद्दौला's commander, never fought the battle। आप वीडियो को पॉज करके ये लाइन लिख लो, कंप्लीट कर लो, ठीक है। क्यों हारा सिराजुद्दौला, क्योंकि उसकी जो सेना का एक पोर्शन था, आप समझ जाओ 1/3 पोर्शन, क्योंकि जब वॉर होती है ना तो अलग अलग कमांडर्स होते हैं, ठीक है, राजा तो है ही, लेकिन बैटल में मतलब एक ही आदमी अगर कमांड देगा तो वॉर में 50,000 लोग हैं, जब और उस समय माइक को वो सब भी नहीं था सबके पास, कुछ भी वॉर में कौन यूज करता है सब, है ना। तो जब कमांडिंग ऑफिसर एक होगा तो 50,000 लोगों तक मैसेज पहुंचने में लेट हो जाएगा, तो क्या करते हैं, अलग अलग कमांडर्स बनाते हैं, सेनापति होता है ना, सेनापति बनाते हैं 2-3, ताकि वो लोग और टुकड़ियों को लीड करते हैं। आप सबने बाहुबली देखी होगी, अगर याद होगा आपने, तो देखो बाहुबली में भी जो पहला वॉर हुआ था जिसमें डिसाइड हुआ था कि कौन राजा बनेगा, तो उसमें भी यही हुआ था, बाहुबली वॉज लीडिंग वन सेना एंड भल्लाल देव वॉज लीडिंग अनदर पार्ट ऑफ द सेना। अगर आप सोचो उसी टाइम में भल्लाल देव बोलता है कि वो भल्लाल देव बैटल फॉट करता ही नहीं, अपनी सेना के टुकड़े को लेके आता ही नहीं, तो ये लोग ऑलरेडी कम थे बाहुबली वाले, और कम हो जाते। तो वही हुआ सिराजुद्दौला के साथ, सिराजुद्दौला नेवी के साथ भी यही हुआ। उसका एक जो कमांडर था ना मीर जाफर, वो एक्चुअली में बैटल लड़ने आया ही नहीं, नेवर फॉट द बैटल, ही नेवर अटेंडेड द बैटल। Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab and crushing सिराजुद्दौला by divide and rule। रॉबर्ट क्लाइव ने, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को यही बोला कि आप बैटल मत लड़ो, क्यों अपने आप को मरवा रहे हो, सिराजुद्दौला को हम हरा देंगे अगर आप नहीं आओगे अपनी आर्मी के साथ, और अगले नवाब बंगाल के आप बनना। मीर जाफर को उसने लालच दिया, हम आपको बंगाल का अगला नवाब बनाएंगे, बस आप हमारा साथ दो और सिराजुद्दौला को हरा दो, आप बैटल लड़ने मत आओ। और मीर जाफर मान गए, उन्होंने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया और सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी में हार गया, ठीक है। तो आपको ये 2 पॉइंट लिखना है। आगे देखो क्या लिखा है, आगे ये लिखा है कि द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री इन द ऑफ द कंपनी वन इन इंडिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वो पहली विक्ट्री थी। और ये देखो आपके फोटो में है बेचारे सिराजुद्दौला जो हार गए, है ना, बेचारे सिराजुद्दौला जो हार गए थे बैटल। ये क्या कौन सी फोटो है बेटा, देखो ये कौन सी फोटो है, इसमें लिखा है The General Courtroom, East India House, London Hall. The Court of Properties of the East India Companies had their meeting in the East India House on Liddellship Street in London. This is a picture of one of their meetings in the process. क्या हुआ इसमें, जो प्रोप्राइटर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो ओनर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये उनका मीटिंग हॉल था लंदन में, और वही लोग यहाँ से ऑर्डर देते थे कि आपको वॉर लड़नी है, फंड देते थे, सब कुछ करते थे, है ना। अब ये आपका पेपर कटिंग है, ठीक है, आप इसको पढ़ लेना और आपको जो भी लिखा होगा वो बताना। इसमें वैसे क्या है, इसमें ये है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें लिखा है आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट क्लाइव रोड टू विलियम पिट, वन ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट ऑफ द इंग्लिश मोनार्च ऑन 7 जनवरी 1757 फ्रॉम कैलकाटा। बैटल ऑफ कैलकाटा जीतने के बाद, बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद कैलकाटा से रॉबर्ट क्लाइव ने अपने ओनर को, जो इंग्लैंड में वन ऑफ द मेजर वो थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज थे
स्टेट के गवर्नर थे, उनको इनको एक लेटर लिखा और बताया था कि हम लोग जो है बैटल जीत गए हैं और बहुत आराम से, देखो क्या लिखा है, देयर विल बी नो डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग द एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ दीज रिच किंगडम्स। क्या लिखा उसने कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सारे के सारे जो अमीर यहाँ पे किंगडम्स है ना, हम सबको कब्जा कर लेंगे। पोजीशन का मतलब होता है कब्जा करना। देखो ये मैं पढ़ ही देता हूँ आपके लिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। But so large a sovereignty may possibly be an object too expensive for a mercantile company। मतलब कभी भी किसी भी एक मर्केंटाइल कंपनी के, क्योंकि हम ट्रेडर्स हैं, हम जब प्रॉफिट का लालच देंगे, हम जब किंगडम का लालच देंगे, तो सारे के सारे राजा यहाँ पर ऐसे हैं जो एक दूसरे को मारने काटने को तैयार हैं। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बोलता है कि आई मे फ्लैटर माई सेल्फ, मतलब आपको ऐसा लगे, फ्लैटर माई सेल्फ का मतलब होता है अपने मुंह से अपनी तारीफ करना या अपनी बड़ाई करना। तो वही बोलता है कि मैं ऐसा आपको लगेगा कि मैं फ्लैटर कर रहा हूं, लेकिन देयर विल बी लिटिल और नो डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग द एब्सोल्यूट पोजीशन। वो बोलते हैं कि अगर हम अच्छे से डील करेंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी और हम पूरे के पूरे जितने भी किंगडम्स हैं ना इंडिया के, बड़े बड़े जो जमींदार हैं, इन सब पे हम कब्जा कर लेंगे क्योंकि ये लोग एकजुट है ही नहीं, दे आर नॉट यूनाइटेड। ऐसा उसने क्यों बोला, क्योंकि सिराजुद्दौला का ही सेक्रेटरी, सिराजुद्दौला का ही एक सेनापति, जिसको केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये बोल दिया कि भैया सिराजुद्दौला अगर मर गया तो हम आपको अगला राजा बना देंगे, सिर्फ राजा बनने के लिए उसने अपने राजा का साथ नहीं दिया और ब्रिटिशर्स के साथ जाके मिल गया और ब्रिटिशर्स बैटल ऑफ प्लासी जीत गए, समझे। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव वॉज so optimistic, so confident that he will be able to absolute possess these rich kingdom। पोजीशन का मतलब होता है कब्जा करना, पूरी तरीके से अपने अंडर में ले लेना। अब नाउ आई लीव यू टू जज वेदर एन इनकम ईयरली ऑफ 2 मिलियन स्टर्लिंग विद द पोजीशन ऑफ 3 प्रोविंसेस बी एन ऑब्जेक्ट डिजर्विंग द पब्लिक अटेंशन। वो बोलता है कि अगर हमने सारे रिच किंगडम्स पे कब्जा कर लिया ना, तो ईयरली आपको 2 मिलियन स्टर्लिंग भेजेंगे। कितना भेजेंगे, 2 मिलियन स्टर्लिंग। उस टाइम पर आज से 300 साल पहले 1757 की बात हो रही है, 2 मिलियन स्टर्लिंग सालाना भेजने की बात कर रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सोचो हम लोग कितने अमीर थे, और अगर हम लोग यूनाइटेड होते तो आज ये दिन नहीं होता, हम लोग की इकोनॉमी बहुत अच्छी होती है ना। लेकिन क्योंकि राजा एक दूसरे के खिलाफ एकदम लड़ने को तैयार थे और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ही बैटल में जान गई थी और उसने अपने इंग्लैंड में बोला सबको कि ऐसा ऐसा सीन है, ओके। अब उसके बाद क्या हुआ, देयर पेटिशन द गवर्नमेंट, ये देखो यहाँ पे पढ़ते हैं। तो भाई अब आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी में जब हार गए तो सिराजुद्दौला वाज असासिनेटेड, सिराजुद्दौला को बैटल में मार दिया गया एंड मीर जाफर वाज मेड द नवाब। जैसा कि ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर से प्रॉमिस किया था, मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी क्या चाहती थी, कंपनी चाहती थी कि सिर्फ टैक्स कलेक्शन का काम उसका हो, फाइनेंशियल ट्रेडिंग का काम उसका हो, पूरा का पूरा कब्जा उसका हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट जो क्या हो वो लोकल राजा का हो। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्सपैंड द ट्रेड, ताकि वो अपना पूरा फोकस सिर्फ ट्रेड पे लगा सके। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, अगर कंपनी पूरा पोजीशन कर लेती और मीर जाफर को भी राजा नहीं बनाती, खुद ही सब काम कर लेती, तो आपको पता है सब कुछ मैनेज करने में, क्योंकि पुलिस मैनेज करने में, लोकल्स को मैनेज करने में, फिर लोकल इंडियंस को भर्ती करना, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का काम बहुत मुश्किल होता है। एडमिन्स का काम सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो ब्रिटिशर्स ने यही कहा कि हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा हम अपने ट्रेड को बढ़ाएं। कलकत्ता से स्टार्ट किया और ज़्यादा पूरे इंडिया में फैल के सबको कब्जा करें, सब पे कब्जा करें, ताकि पूरे के पूरे किंगडम पे इनका कब्जा हो जाए। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है वो राजाओं पे छोड़ दिया था। राजा क्या थे, बस पपेट थे। अब सोचो आप, मीर जाफर को ब्रिटिशर्स ने राजा बनाया, तो क्या मीर जाफर कभी भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाएंगे क्या? ब्रिटिशर्स की हर एक बात मानेंगे, उनको टैक्स भी नहीं देने से सब कुछ होगा, और जबकि ब्रिटिशर्स के लिए काम करेंगे। अगर आपने लगान मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि वहां पे भी राजा था, लेकिन तब भी रूल कौन करता था, ब्रिटिशर्स। तीनों लगान किसको देना पड़ा था, इंडियंस को किसको देते थे, ब्रिटिशर्स को देते थे, जबकि राजा साहब थे वहां पर, है ना। अगर आपको ध्यान से मूवी याद होगा तो। आगे देखते हैं हम लोग, है ना। देखो क्या लिखा है, इफ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट
through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not to be taken over directly। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अगर उनको सिर्फ ट्रेड पे एक्सपेंशन पे ध्यान देना था तो उनको लोकल रूलर्स की हेल्प लेनी ही थी। मतलब लोकल्स को उनको राजा बनाना था, क्योंकि लोकल रूलर्स अच्छे से डील करते थे सभी लोगों के साथ और उनको पता था किसको कैसे कहाँ मैनेज करना है। और लोकल रूलर्स जिनको ये सपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स, वो इनको सारे प्रिविलेज भी देते थे और इसी वजह से वो टेरिटरीज पे डायरेक्ट कब्जा ना करके सब कुछ ब्रिटिशर्स के हाथ में था। मतलब वो राजा सिर्फ नाम का राजा था, टैक्स कलेक्शन से लेकर टैक्स रेट कितना होगा, कौन कितना टैक्स देगा, सारा पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ खर्च होगा, सब कुछ ब्रिटिशर डिसाइड करते थे। बस राजा केवल नाम के थे। तो यही लिखा है कि डायरेक्ट कब्जा करने के अलावा वो इनडायरेक्टली सब कुछ तो डील करते ही थे, बस राजा को उन्होंने नाम का रखा था। नाउ सून द कंपनी डिस्कवर्ड दैट दिस वाज रेदर डिफिकल्ट। अब कंपनी को थोड़ी समय बाद ही पता चल गया कि ये भी थोड़ा सा मुश्किल था। क्यों? फॉर इवन द पपेट नवाब्स वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड देम टू बी। आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सॉवरेनिटी इफ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट्स। अब होता क्या था ना, अब राजा है, ठीक है, अब ब्रिटिशर्स की हर बात मानेगा और अपने लिए कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि राजा लोग भी आज आप देखे होंगे कि उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, है ना, दिन भर ऐसे रहना, अच्छे से देखते ही होंगे, महल में रहना, सब नाश्ता पानी, मतलब बहुत खर्चा है उनके मेंटेनेंस पे। आप बस इतना ही समझो, मेंटेनेंस के लिए ही बस, महलों के और सबके। तो ब्रिटिशर को समझ में आया कि ये लोग को राजा बने रहने के लिए भी जो है कुछ तो ऐसे डिसीजंस इनको लेने पड़ते थे ताकि इनके जो पपेट्स थे, जो इनके सब्जेक्ट्स थे, जो इनके मंत्री थे या जो इनके परम लोग थे, वो लोग इनकी बातों को माने। ठीक है, तो इसीलिए कंपनी को समझ में आया कि ये लगता है कि कुछ और हमें ट्राई करना पड़ेगा। तो अब कंपनी क्या करेगी? क्योंकि प्रोटेस्ट किसने स्टार्ट किया? मीर जाफर ने ही स्टार्ट किया, क्योंकि मीर जाफर को समझ में आ गया था कि जैसे कंपनी, सिराजुद्दौला क्यों कंपनी के खिलाफ गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट को या नवाब्स को या जो खजाना था उसमें कुछ भी नहीं डालते थे, सारा पैसा वो इंग्लैंड भेज देते थे। तो आपको रूल करने के लिए, अब किसान है अगर खेती कर रहा है मार्केट में टैक्स, तो उसको सुविधाएं देने के लिए या अपने लोगों की सैलरी देने के लिए, अपने लोगों को पेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए ना राजा को भी। तो सरकारी खजाना जो था राजा का, बादशाही खजाना, वो सब एकदम खाली हो रहा था। द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस। तो जैसे ही कोई रिवोल्ट करता था या प्रोटेस्ट करता था, कंपनी उसको हटा देती थी। वही सेम लालच दूसरे को देके, क्योंकि कंपनी को पता था राजा बनने के लिए कोई कुछ भी करेगा। तो पहले सिराजुद्दौला को हराने के लिए मीर जाफर को लालच दिया। अब जब मीर जाफर ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया तो मीर कासिम को उसकी जगह पे राजा बना दिया। आप इसको भी लिख लो सीक्वेंस। सिराजुद्दौला के बाद कौन बना? मीर जाफर। और मीर जाफर के बाद कौन बना? मीर कासिम। लेकिन ये दोनों कौन थे? दीज वर द पपेट्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या हुआ? व्हेन मीर कासिम कंप्लेंड, ही इन टर्न वाज डिफीटेड इन अ बैटल फॉट एट बक्सर 1764। तो फिर से आप नीचे नोटबुक में लिखो कि बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट बिटवीन, बैटल ऑफ बक्सर, यहाँ पे देखो लिखा है बैटल फॉट एट बक्सर, तो आप लिखो बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मीर कासिम इन 1764। आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मीर कासिम इन 1764 एंड फिर से वही जीता कौन? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन दैट बैटल। वो भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी जीत गई बैटल, है ना। अब मीर कासिम को भी बंगाल से निकाल दिया गया एंड मीर जाफर वाज री इंस्टॉल्ड। दोबारा से मीर जाफर, क्योंकि मीर जाफर को समझ में आ गया कि राजा ये लोग पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में है, तो उन्होंने दोबारा से मीर जाफर को री इंस्टॉल कर दिया गया और अपनी शर्तें रख दी कि अगर आप तुमको दोबारा राजा बनना है तुमको ये सब शर्तें माननी होंगी। कौन सी शर्तें थी? द नवाब हैड टू पे ₹5 लाख एवरी मंथ। देख रहे हो आप लोग, उस टाइम पे आज से 300 साल पहले 5 लाख पर मंथ जो है नवाब को पे करना पड़ता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। आप सोचो, राजा ये है, अब राजा ही पे कर रहा है अपने सरकार चलाने के लिए कंपनी को। तो वही है ना, डायरेक्ट रूल नहीं था लेकिन इनडायरेक्टली पूरा कंट्रोल किसके पास था? ब्रिटिशर्स के पास था। लेकिन इसके बाद भी द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर एंड मीट द डिमांड ऑफ ट्रेन एंड अदर एक्सपेंसेस। अब इसके बाद भी कंपनी को और पैसा चाहिए था, क्योंकि कंपनी ने बहुत सारे लोग लगा दिए थे अब इंडिया में।
इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू, तो इसीलिए अब उनको क्या करना था, अब उनको और ज़्यादा कब्जा करना था और ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना था। तो इसीलिए क्या हुआ, बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765 में मीर जाफर मर गए। द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड, हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब, क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवरसेल्फ। जैसे ही मीर जाफर मरा तो क्लाइव ने डिक्लेयर किया कि अब से राजा हम ही बनेंगे और हम ही सब कंट्रोल करेंगे। अब हम 5 लाख जो मंथली पेमेंट आ रही है उस पर नहीं टिकेंगे, जितना भी पेमेंट आ रहा है वो सब हमारा होगा। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्पर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। और इसके बाद, क्योंकि मुगल्स तो इनके पपेट थे ही, क्योंकि कोई भी औरंगजेब के बाद प्रॉपर लीडर राजा नहीं था मुगल्स का। तो बस इसके बाद क्या हुआ, जब दीवानी मिल गई, दीवानी कौन होता है, जो पर्सन टैक्स कलेक्ट करता है, टैक्स डिपार्टमेंट का हेड होता है। तो अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। जब दीवानी दे दी गई तो कंपनी ने बंगाल के जितने भी रिसोर्सेज थे, केवल यहाँ पर अभी तक कंपनी केवल बंगाल के कलकत्ता और उसके आसपास के इलाकों में डील कर रही थी, लेकिन जब बंगाल का दीवार बना दिया तो पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल, पूरे के पूरे बंगाल, अब ना वेस्ट बंगाल है, पहले पूरा केवल एक ही था, बंगाल नाम था उसका, ठीक है। तो पूरे के पूरे बंगाल पे कब्जा किसका था, ब्रिटिशर्स का था। अब इसके बाद क्या हो गया, दिस सॉल्व्ड अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विथ इंडिया हैज एक्सपेंडेड। कंपनी का ट्रेड बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया, बट इट हैड टू बाई मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विथ गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। अब लेकिन होता क्या था, कंपनी को पेमेंट क्या करना पड़ता था, कंपनी पेमेंट अपनी करेंसी में करती थी, गोल्ड एंड सिल्वर से, ठीक है। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया, क्योंकि इस टाइम तक ब्रिटिशर्स अपना सामान कुछ देश से ला के नहीं बेचते थे, सिर्फ इंडिया से ही सामान ले आके वापस ब्रिटेन में बेचते थे, क्योंकि उनके पास वो तो कुछ बना भी नहीं पाते थे। The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of Diwani. Now revenues from India could finance company expenses. अब सोचो, अपने देश का पैसा से अपने ही देश का सामान खरीद कर वापस जाके ब्रिटेन में बेचते थे, और सारा प्रॉफिट किसका, ब्रिटिशर्स का। मतलब नवाब ऑफ बंगाल बने ये लोग, दीवान बन गए, तो बंगाल के सरकारी खजाने के नाम पे पैसा निकालते थे, अपना जो इनको ब्रिटेन में बेचना होता था वो माल खरीदते थे, और सारा का सारा पैसा कहाँ डिपॉजिट करते थे, ब्रिटेन में डिपॉजिट कर देते थे। तो हमारे जो इंडिया का जो बंगाल का खजाना था, वहाँ तो कुछ पैसा आ ही नहीं रहा था, सारा का सारा पैसा कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन में जा रहा था, क्योंकि ये लोग हमारे ही पैसे से हमारा ही सामान खरीद कर अपने देश से जाके बेच रहे थे और सारा पैसा खुद रख रहे थे, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, दीज रेवेन्यूज कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स इन इंडिया। कॉटन एंड सिल्क की टेक्सटाइल खरीद ली, कॉटन एंड सिल्क की फैक्ट्रीज खरीद ली इंडिया में, और मेंटेन कंपनीज ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कलकत्ता। पूरे कलकत्ता में ब्रिटिशर्स ने अपना हब बना लिया, सब जगह किले बना दिए, और जब इन्होंने कॉटन और सिल्क की फैक्ट्रियाँ ही खरीद ली इंडिया में, तो इससे जो इनकम आती थी वो पूरा का पूरा खर्चा करते थे अपने सैनिकों पे, उनके मेंटेनेंस पे और हर एक चीज़ पर, ठीक है। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका द कंपनी बिकम्स नवाब्स, है ना। इसीलिए यहाँ तक हमने पढ़ा था, अब आगे आपको यहाँ तक आप पढ़ना, रिवाइज करना। हम कल से स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 14। ओके, थैंक यू सो मच।